नमस्कार, मैं हूं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 30 अगस्त, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मऊ के घोसी विधानसभा उपचुनाव में सपा और भाजपा प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर। झंडू में जुलूस के दौरान हथियार प्रदर्शन पर सीएम योगी ने लगाया रोक। यूपी में बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकान मालिकों को पीएम व सीएम आवास योजना के तहत मिलेंगे नए आवास। इन योजनाओं की वजह से उत्तर प्रदेश पूरे देश में बना मिसाल। सीएम योगी ने बताया उत्तर प्रदेश के बीमारू राज्य से विकास तक का सफर। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कई कारणों से भारत के इतिहास में दर्ज है आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1928 में द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना भारत में हुई थी। आज के ही दिन वर्ष 2013 में भारत के पहले रक्षा उपग्रह GSAT-7 का प्रक्षेपण दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गयाना से किया गया था। आज के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लघु उद्योग और व्हेल शार्क दिवस मनाते हैं। मऊ के घोसी विधानसभा उपचुनाव में सपा और भाजपा प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मऊ में घोसी विधानसभा में 5 तारीख को होने वाले उपचुनाव के लिए जोरों शोरों से तैयारी में लगी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने 2 दर्जन से भी अधिक मंत्रियों और 60 से भी अधिक विधायकों को कैंप करने के निर्देश दिए हैं। इस क्षेत्र के हर समाज के लोगों का वोट साधने के लिए सभी जाति के प्रभावशाली नेताओं और कार्यकर्ताओं की टीम को खड़ा किया गया है। हालांकि यह चुनाव प्रचार 3 सितंबर तक ही चलेगा। बावजूद इसके बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लगातार हर गली और मोहल्ले में प्रचार प्रसार में जुटे हैं। घोसी क्षेत्र में बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान और सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बीच में टक्कर का मुकाबला देखा जा रहा। इस क्षेत्र में सबसे अधिक दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है, जिसे देखते हुए राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली सहित और भी कई पार्टी पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। ज्योति आलोक मौर्य मामले में आलोक ने लिया यू टर्न। अपने निजी मामलों को लेकर चर्चा में बने ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल 9 अगस्त को आलोक मौर्य को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसे लेकर आलोक मौर्य ने बयान दर्ज करवाने और साक्ष्य उपलब्ध करवाने के लिए 20 दिनों का समय मांगा था, जिसे लेकर आलोक मौर्य को समय दिया गया। लेकिन अब आलोक मौर्य ने यू टर्न लेते हुए शिकायत वापस ले ली है। साथ ही जांच समिति को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए इसमें लिखा है कि पूरे होश व बिना किसी दबाव के वह शिकायत वापस ले रहे हैं। इसे लेकर जांच समिति के अध्यक्ष अमृतलाल बिंद द्वारा कहा गया है कि आलोक ने शिकायत वापस लेने की प्रार्थना पत्र दिए हैं। रिपोर्ट मंडलायुक्त को सौंपी जाएगी। वहीं ज्योति मौर्य से पूछताछ को लेकर अफसरों द्वारा कहा गया है कि अब आलोक मौर्य की शिकायत वापस लेने पर ज्योति से पूछताछ के लिए कोई आधार ही नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम जानेंगे श्री हरि मंदिर बरेली के बारे में। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित है, जो कि बरेली शहर में सबसे सुंदर है। मंदिर की कलाकृति यहाँ बड़ी ही आकर्षक है। यह मंदिर श्री कृष्ण और राधा को समर्पित है। हालांकि मंदिर में आपको श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण के दर्शन भी करने को मिलेंगे। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है। यहाँ एक प्रार्थना सभा भी देखने को मिलेगा, जहाँ राधा कृष्ण भक्त भजन व प्रार्थना करते नजर आते हैं। रात के समय में मंदिर में की गई लाइटिंग बड़ी ही लुभावनी लगती है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ भक्तों की लंबी कतार भी देखने को मिलती है। धार्मिक पर्यटन के लिहाज से यह जगह सबसे अच्छा है। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन का त्यौहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा या 31 अगस्त को। इसे लेकर आम लोगों में काफी असमंजस देखने को मिल रहा। रक्षाबंधन के मुहूर्त को लेकर ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ कृष्ण शास्त्री द्वारा बताया गया है कि रक्षाबंधन का पावन पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 30 अगस्त के दिन सुबह से 10:12 पर शुरू हो रही, लेकिन इस समय मृत्यु लोक पर भद्रा है। जिस वजह से इसका शुभ मुहूर्त 30 अगस्त से रात्रि के समय 8:58 पर मनाया जाएगा और 31 अगस्त की सुबह राखी लगभग 7 बजे तक बांधी जा सकती है। देश के सबसे अधिक लावारिस रकम उत्तर प्रदेश के बैंकों में है जमा। उत्तर प्रदेश के बैंकों में देश में सबसे ज्यादा लावारिस रकम जमा है, जिसका कोई भी दावेदार नहीं है। यह लावारिस रकम लगभग 4,580 करोड़ रुपए के आसपास है। इस लावारिस रकम को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी चिंता जताई गई है। बालू केंचप्पा, जो कि आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक हैं, उन्होंने सभी बैंकों से आह्वान करते हुए कहा है कि सभी जिले में अभियान छेड़ कर वहां के शीर्ष 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट के जमाकर्ताओं या कानूनी अधिकारियों को की तलाश है और 3 महीने में रकम लौटाएं। और गौर करने वाली बात यह है कि इन बैंकों में पैसा जमा करके सरकारी विभाग भी भूल गए हैं। इन सभी सरकारी विभागों की सूची मुख्य सचिव ने आरबीआई से मांगी। चेहल्लू में जुलूस के दौरान हथियार प्रदर्शन पर सीएम योगी ने लगाया रोक।
आगामी दिनों में आने वाले पर्व और त्योहारों को देखते हुए सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को सख्त करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से कहा है कि आमजन के लिए दरवाजे खुले रखें ताकि उन्हें किसी तरह की समस्या हो तो उसका तत्काल समाधान किया जा सके। साथ ही उन्होंने फील्ड में तैनात अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि संवेदनशीलता के साथ जन शिकायतों का निस्तारण करें और जिला स्तर पर जन सुनवाई की व्यवस्था को प्रभावी बनाए व चहलों में निकलने वाले जुलूस में हथियारों के प्रदर्शन न होने पाए। इसके अलावा गौ तस्करी के मामले में भी कठोर कार्रवाई करने के निर्देश सीएम योगी द्वारा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि त्योहारों के दौरान सभी जनपदों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यूपी में मानक पूरे करने वाले व अन्य मदरसों को अस्थायी करने की चल रही तैयारी। शासन स्तर पर हुए सर्वे के दौरान 8,449 मदरसे मिले हैं। इन मदरसों को अब मान्यता देने की तैयारी की जा रही। वही लगभग 2,500 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें मदरसा बोर्ड से मान्यता मिली हुई है, बावजूद वे पोर्टल से जुड़े नहीं है। इन 2,500 मदरसों के साथ मानक पूरे करने वाले अस्थायी मदरसों को भी अस्थायी करने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले यह प्रक्रिया वर्ष 2016 में ही हुई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त में लगभग 16,460 मदरसे हैं, जिनमें तहतानिया कक्षा 1 से 5, फौकानिया कक्षा 5 से 8 और आलिया व उच्च आलिया स्तर यानी हाई स्कूल या इससे ऊपर की शिक्षा देने वाले मदरसे शामिल हैं। इनमें से 560 मदरसों की ही सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त है। यूपी में बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकान मालिकों को पीएम व सीएम आवास योजना के तहत मिलेंगे नए आवास। यूपी में कई स्थानों पर लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभी हाल में ही सीएम योगी ने शाहजहांपुर में बाढ़ प्रभावित मिर्जापुर और कलान क्षेत्र का हवाई दौरा किया था। इसके बाद मिर्जापुर के शिवमंगल सिंह डिग्री कॉलेज में बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच सीएम योगी द्वारा राहत सामग्री वितरित की गई। राहत सामग्री वितरण के दौरान उन्होंने आयोजित सभा में घोषणा करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार आपदा के समय आपके साथ खड़ी है, पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि जन हानि पर तत्काल पीड़ित परिवारों को आपदा राहत कोष से राहत राशि प्रदान की जाए, साथ ही पशु हानि पर भी मुआवजे की राशि दी जाए। इसके अलावा उन्होंने बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकान के स्थान पर नया मकान प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना से बनाए जाए। वहीं फसल के नुकसान को लेकर उन्होंने फसल का सर्वे करवाकर रिपोर्ट मांगकर मुआवजा देने की बात कही। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे भगवती चरण वर्मा के बारे में। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सफीपुर में हुआ था। ये पेशे से एक हिंदी साहित्यकार और भारतीय लेखक थे। इन्होंने कई उपन्यास लिखे जो लोगों के बीच काफी पसंद की गई, जिनमें पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, तेरे मेरे राज थे, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र आदि शामिल हैं। ये अपने सराहनीय कार्यों के लिए कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित भी हुए, जिनमें उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना शामिल है। भगवती चरण वर्मा हमें 5 अक्टूबर वर्ष 1981 में अलविदा कहते। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को निशाने पर लेते नजर आए वरुण गांधी। पीलीभीत में भाजपा सांसद वरुण गांधी एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधते नजर आए। साथ ही उन्होंने गांधी परिवार की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार उस किस्म की नहीं है जो आपसे मीठी मीठी बातें करे और आपका वोट चोरी कर ले। बता दें कि वरुण गांधी 1 दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में एक जनसंवाद को संबोधित करते हुए बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कब तक हमारे बच्चे पलायन कर ईंट भट्टों पर काम करेंगे, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। G20 सम्मेलन के दौरान विदेशी मेहमानों के आगरा आने को लेकर चल रही तैयारी। 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 सम्मेलन आयोजित होने वाले हैं। इस दौरान सम्मेलन में शामिल होने आए विदेशी मेहमानों के आगरा के ताजमहल और आगरा का किला देखने आने की संभावना है, जिसे लेकर खेरिया एयरपोर्ट से ताजमहल तक के G20 रूट का निरीक्षण मेयर हेमलता दिवाकर और नगरायुक्त अंकित खंडेवाल द्वारा किया गया। अभी हाल में ही फरवरी में प्रशासन द्वारा इस रूट पर सौंदर्यीकरण का काम करवाया गया था। बावजूद इसके कई जगह पर बनवाई गई वॉल पेंटिंग खराब मिली। इसे देखते हुए मेयर ने इसे लेकर फिर से बनवाने के निर्देश दिए। साथ ही टूटे हुए फुटपाथ और डिवाइडर को ठीक करवाने और सूखे पौधे की जगह नए पौधे लगवाने के निर्देश दिए। यूपी के इन क्षेत्रों में रक्षाबंधन के अवसर पर चलाई जाएंगी 700 बसें। अभी बीते सावन के आखिरी सोमवारी के दिन कांवड़ के भीड़ को देखते हुए रूट डायवर्जन किए गए थे, जिसे अब खत्म करते हुए रक्षाबंधन की तैयारियों में रोडवेज प्रबंधन लग चुका है। रक्षाबंधन की तैयारियों के साथ ही 30 और 31 अगस्त के लिए रणनीतियों को भी तय किया जा चुका है। इस दौरान रामपुर, मुरादाबाद, पीतल नगरी, अमरोहा, नाजिबाबाद, बिजनौर और धामपुर से लगभग 700 बसें चलाई जाएंगे। साथ ही इनके फेरे भी बढ़ाए जाएंगे। बता दें कि मंडल के RM मोहम्मद परवेज खान ने
सभी एआरएम के साथ बैठक करते हुए निर्देश दिए कि कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त की जाएं। साथ ही महिला यात्रियों से सम्मानजनक व्यवहार करने के निर्देश भी दिए गए। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज, चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि अभी तक यूपी की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में 2 दिनों से वर्षा नहीं होने के कारण तापमान भी बढ़ता नजर आ रहा है। अब QR कोड स्कैन कर जान सकेंगे बनारसी साड़ी की गुणवत्ता। बनारसी साड़ियां महिलाओं के बीच बेहद प्रचलित हैं, लेकिन अक्सर इसे खरीदते वक्त इसकी गुणवत्ता को लेकर डर बना रहता है। लेकिन अब बनारसी साड़ी खरीदते वक्त उसकी गुणवत्ता कैसी है इसे लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इनकी खूबियां अब QR कोड के माध्यम से भी पता लगाई जा सकेंगी। जैसे ही आप इसे स्कैन करेंगे वैसे ही आपके सामने साड़ी की फैब्रिक, उनकी बुनाई, साड़ी में इस्तेमाल होने वाले धागे, साथ ही जरी के साथ इसकी गुणवत्ता की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। बता दें कि बनारसी साड़ियों में इन QR कोड को रामनगर के कारोबारी कुणाल मौर्य द्वारा 300 बनारसी साड़ियों पर लगाया गया है। साथ ही इसके खासियत के साथ अन्य रिपोर्ट भी उन्होंने हथकरघा विभाग को सौंपा है। बता दें कि इसका उद्देश्य कारीगरों को वाजिब श्रम मूल्य मिलना और उपभोक्ताओं को सही उत्पाद उपलब्ध करवाना है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद हर रोज करीब 1 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। अयोध्या में लगभग 70% तक राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तब उम्मीद है कि रामलला के दर्शन के लिए हर रोज करीब 1 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इस दौरान इस भीड़ को नियंत्रण में लाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट प्रशासन के साथ मिलकर योजना बना रही। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ट्रस्ट सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंदिर में प्रवेश करने के बाद भक्तों को रामलला के दर्शन के लिए मात्र 20 सेकेंड का ही समय मिल पाएगा। इसके बाद बाहर निकलने की भी बेहतर व्यवस्था होगी। भारतीय टीम को लेकर पाक विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने कही ये बात। आज से एशिया कप 2023 का आगाज होने वाला है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 2 सितंबर को देखने को मिलेगा। अब इसी बीच पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का बयान सामने आया है। स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत के दौरान उनसे जब पूछा गया कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम को हाई प्रेशर मैच में जीत मिलेगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि एशिया कप 2023 के लिए भारत पाक दोनों ही देशों की टीमें काफी मजबूत हैं। दोनों टीमों की अपनी मजबूती और कमजोरियां हैं। ऐसे में ये तय उस पर ही होगा जो टीम दबाव को बेहतर तरीके से झेल पाएंगी, वही टीम जीत हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने अच्छी टीम हासिल की है। यूपी T20 लीग से पहले रिंकू सिंह की कलाई पर बंधा बहन का प्यार। सितंबर के पहले सप्ताह में यूपी में T20 लीग शुरू होने वाले हैं, जहां भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रिंकू सिंह भी हिस्सा लेंगे। फिर भारतीय क्रिकेट टीम के साथ एशियन गेम्स के लिए सितंबर के तीसरे सप्ताह से चीन का दौरा करने वाले हैं। इन कार्यक्रम को लेकर रिंकू सिंह काफी व्यस्त चल रहे हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों में शामिल होने से पहले रिंकू सिंह की बहन नेहा ने उन्हें राखी बांधने के साथ ही उन्हें एक राखी भी दी है। साथ ही अपने इस राखी के प्यार को रक्षाबंधन के मौके पर बांधने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट टाउन प्लानर के पदों पर निकली भर्ती। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट टाउन प्लानर के 24 पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 सितंबर 2023 है। इसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में बैचलर डिग्री या PG डिप्लोमा हासिल किया हो या फिर किसी संबंधित इंस्टीट्यूट की एसोसिएट मेंबरशिप होनी चाहिए। उम्मीदवार की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दिए जाएंगे। आवेदन शुल्क 125 रुपए लगेंगे। वहीं SC/ST वर्ग के लिए व दिव्यांगजनों के लिए 25 रुपए लगेंगे। काम की बात में आज हम जानेंगे कि अपने दादा की संपत्ति में पोते का कितना होता है अधिकार। कई बार लोगों को संपत्ति या इससे संबंधित कानूनी अधिकार व नियमों की समझ नहीं होती। संपत्ति से संबंधित कई तरह के दावे किए जाते हैं। इन्हीं में से एक दावा एक पोता या पोती अपने दादा की संपत्ति को लेकर भी करता है, लेकिन यह दावा किस स्थिति में किया जा सकता है, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। दरअसल जब संपत्ति अपने दादा द्वारा अर्जित की जाती है तो संपत्ति पर कोई भी पोता या पोती अपना दावा नहीं कर सकता। यह संपत्ति दादा जिसे चाहे उसे दे सकते हैं। दादा यदि पोता पोती को देना चाहेंगे तभी संपत्ति आपकी होगी, लेकिन जब दादाजी के देहांत हो जाते हैं और उन्होंने अपनी संपत्ति को लेकर किसी तरह की वसीयत नहीं बनाई तो इस संपत्ति की प्रथम वरीयता उनके वारिसों जैसे उनकी पत्नी, बेटे और बेटी को कानूनी अधिकार मिल जाता है। पोते या पोती के पिता के जीवित रहते पोते पोती उस संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकते। हालांकि जब पोते या पोती के पिता नहीं है तो पेशेवर वकील की सलाह से आप अपने पैतृक जमीन पर कानूनी तरीके से दावा कर सकते हैं। इन योजनाओं की वजह से उत्तर प्रदेश पूरे देश में बना मिसाल। यूपी सरकार के सराहनीय कामों और योजनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार
इन योजनाओं को अपनी योजना में शामिल कर पूरे देश में लागू करने की तैयारी कर रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यूपी के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपनाए गए 4 नवाचारों से उत्साहित होकर यूपी के अधिकारियों को बुलाया है, ताकि इन नवाचारों को देश भर में लागू किया जा सके। इन सराहनीय योजनाओं में ओडीओपी, आकांक्षात्मक ब्लॉक, ग्राम सचिवालय, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, आरोग्य मेला जैसी योजनाएं शामिल हैं, जिसे केंद्र सरकार अन्य राज्यों में भी लागू करने की तैयारी कर रही है। सीएम योगी ने बताया, उत्तर प्रदेश के बीमारू राज्य से विकास तक का सफर। लखनऊ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 1985-86 से लेकर बीच के कालखंड को घोर अंधकार का युग कह सकते हैं। इस कालखंड में उत्तर प्रदेश ने विकास के मामले में अंधकार का एक लंबा दौर देखा। इस समय ने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में बदल दिया था। उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा बहुत भिन्न हो गई थी, लेकिन अब तस्वीर बदल गई। आगे सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों ने नेतृत्व में युवाओं का भविष्य अंधकार में डुबा दिया। आगे सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों के नेतृत्व में युवाओं का भविष्य अंधकार में डूब गया था। यहाँ की सरकारें नोएडा को अशुभ मानते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नोएडा को लेकर धारणा बदलने का काम हमारी सरकार ने किया है। राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या की रूपरेखा बदलने की चल रही तैयारी। पीतल नगरी से प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बने सजावटी उत्पाद अब अयोध्या की शोभा बढ़ाएंगे। अयोध्या में राम नगरी के निर्माण के साथ इस क्षेत्र को भी एक नया स्वरूप दिया जा रहा, जिसके तहत मार्गों पर लगाए जाने वाले स्ट्रीट लाइट के खंभों पर आधुनिकता के 8 पुरातन परंपरा को जोड़ने का काम किया जाएगा। स्ट्रीट लाइट के खंभों के ऊपर धनुष का डिजाइन लगाया जाएगा। इसके अलावा 14 किलोमीटर लंबे मुख्य मार्ग, जो कि जनपद के जिला मुख्यालय से अयोध्या जाती है, वहां के मार्गों को भी आकर्षक बनाए जाने की तैयारी चल रही। सुनियोजित विकास के तहत मार्गों के दोनों तरफ आध्यात्मिक केंद्र, योग साधना का केंद्र, गुरुकुल पूर्व से बने कुंड आदि के साथ ही बाजार का विकास भी किया जाएगा। साथ ही डिवाइडर पर काफी आकर्षक स्ट्रीट लाइट लगाने की तैयारी की जा रही है। टेक ज्ञान में आज हम बात करेंगे एआई के गलत इस्तेमाल पर क्या कहता है कानून। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चलन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा। कई लोग तो इसका इस्तेमाल गलत चीजों के लिए भी कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के पालघर से आया, जहां एआई का इस्तेमाल कर अश्लील वीडियो बनाया गया और उसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट भी कर दिया गया। लोग इसका इस्तेमाल करके तस्वीरों को गलत रूप दे रहे हैं, लेकिन ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यदि आप एआई का इस्तेमाल गलत रूप से करते हैं तो ऐसे मामलों में आईटी एक्ट, आईपीसी की कई धाराओं और डेटा प्रोटेक्शन लॉ के तहत केस किया जा सकता है। साथ ही इसके तहत 3 साल तक जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। याद रखें कि सजा बढ़ाई भी जा सकती है। यदि आप एआई की मदद से किसी व्यक्ति की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं तो आप पर मानहानि का केस भी दर्ज किया जा सकता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि स्टेट पीसीएस, पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवनीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई अंतर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है केनरा बैंक, ऑप्शन बी है एसबीआई बैंक, ऑप्शन सी है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी है बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर है केनरा बैंक। हाल ही में भारत का पहला बहुउद्देशीय आतिथ्य और कन्वेंशन सेंटर कहाँ मिलने वाला है? ऑप्शन ए है अयोध्या, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है मुंबई। इसका सही उत्तर है सूरत। इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1890 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1888 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1895 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1875 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है 1888 ईस्वी में। किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है? ऑप्शन ए है बेतवा नहर, ऑप्शन बी है घग्गर नहर, ऑप्शन सी है शारदा नहर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है शारदा नहर। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।